नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायकाचार्य श्री राधेश्याम मारमुरार का राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा, शक्ति की अवधारणा। आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो है शक्ति की अवधारणा को ही एक केंद्रीय स्थान है वो प्राप्त है। कुछ लोगों ने तो जैसे कैटलिन और लासवेल ने तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान ही है वो माना है, और कुछ लोग जो हैं वो राजनीति को जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में ये वो परिभाषित करते हैं। तो इस दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि शक्ति या पावर जो है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान का केंद्र भी है, राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र भी है। राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्येक व्यक्ति और समूह शक्ति प्राप्त करने के लिए ही जो है राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता है वो निभाते हैं, क्योंकि हितों की पूर्ति या सत्ता की प्राप्ति शक्ति के माध्यम से ही संभव है। राजनीति में शक्ति का वही स्थान होता है जो अर्थशास्त्र में अर्थ या धन का है वो होता है। चूँकि शक्ति ही जो एक महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए आधुनिक जितनी भी अवधारणाएं राज्य के राजनीति विज्ञान की, जैसे राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि सब में शक्ति ही अंतर्निहित तत्व होता है। शक्ति के भाव में इनका कोई विशेष अर्थ है वो नहीं होता। अब अपन यहाँ शक्ति या पावर शब्द का जो अर्थ है वो समझने का प्रयास है वो करेंगे। शक्ति जो है सामान्यतः किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता होती है जिसके माध्यम से वह दूसरे व्यक्तियों के कार्यों, आचरण और मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करता है या दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। यानी दूसरे व्यक्तियों के मस्तिष्क और कार्यों पर नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करने की जो क्षमता होती है, सामान्यतः उसे ही शक्ति है वो कहा जाता है। और शक्ति का जो तत्व है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में जो शक्ति का तत्व एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है, और प्राचीन युग से ही अनेक विचारकों ने शक्ति की अवधारणा पर प्रकाश है वो डाला। शक्ति के राजनीति में शक्ति के महत्व को जो है महत्व की पहचान है वो की है। भारतीय विचारकों की अपन बात करें तो कौटिल्य ने प्राचीन युग में ही शक्ति को दंड के रूप में परिभाषित है वो किया था, और आधुनिक युग में पश्चिम के अनेक विचारक जैसे हॉब्स, मैकियावली, मैक्स वेबर, लासवेल, रॉबर्ट डहल, मार्गेंथू आदि सभी विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट है वो किया है। इसके अलावा शक्ति की अवधारणा में जॉर्ज कैटलिन का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैटलिन ने ही शक्ति की अवधारणा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। कैटलिन ने कहा है कि शक्ति का अर्थ केवल दूसरों पर प्रभुत्व ही नहीं है, बल्कि दूसरों का सहयोग प्राप्त करना भी शक्ति का ही एक रूप है। उसी प्रकार लासवेल और केपलान ने कहा कि शक्ति की अवधारणा राजनीति विज्ञान की एक मूल अवधारणा है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ शक्ति को आकार देना, शक्ति का वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना है। इसी प्रकार लासवेल ने कहा है कि बल प्रयोग और हिंसा ही शक्ति नहीं बल्कि विश्वास और निष्ठा भी शक्ति का ही एक रूप है वो होता है। अब शक्ति के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए शक्ति के कई समानार्थी शब्द भी हैं वो होते हैं, जिनको प्राय अपन पर्यायवाची शक्ति का पर्यायवाची समझ लेते हैं। तो उनमें और शक्ति में जो डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो समझना भी ज़रूरी है। आइए इन पर चर्चा है वो करते हैं। सर्वप्रथम शक्ति और बल में क्या अंतर है। तो सामान्यतः तो शक्ति और बल दोनों को लोग एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, जबकि ये सही नहीं है। शक्ति और बल एक दूसरे का पर्याय नहीं है, दोनों में पर्याप्त अंतर है। शक्ति जो होता है वह छुपा हुआ बल होता है, और बल जो होता है वो प्रकट शक्ति है वो होती है। अर्थात जब जो बल का प्रयोग होता है
तब वह शक्ति है वो बन जाती है। अर्थात शक्ति अप्रकट तत्व है, जबकि बल जो है वो प्रकट तत्व है। शक्ति एक मनोभाव है जो बल को संभव बनाती है। तो ये है शक्ति और बल प्रयोग में अंतर। एक दूसरा जो है, दूसरी अंतर जो है वो है शक्ति और प्रभाव का। प्राय शक्ति और प्रभाव को भी लोग जो हैं एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। शक्ति और प्रभाव एक दूसरे का पर्याय नहीं है, इन दोनों में भी अंतर है। शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है उस पर अपन चर्चा करेंगे। शक्ति जो है वो दमनात्मक होती है, उसके पीछे कठोर भौतिक बल होता है, प्रतिबंध होते हैं। जबकि प्रभाव जो होता है वह स्वेच्छात्मक होता है और मनोवैज्ञानिक है वो होता है। शक्ति और प्रभाव में जो दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है वो ये होता है कि शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है और यह भय पर आधारित होती है, जबकि प्रभाव जो है वो प्रजातांत्रिक होता है और स्वेच्छा पर आधारित है वो होता है। शक्ति और प्रभाव में एक अंतर ये भी है कि शक्ति के प्रयोग की एक सीमा होती है। शक्ति का प्रयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है, जबकि प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती। अगला जो अंतर है शक्ति और प्रभाव में वो है शक्ति एक बाहरी तत्व होता है, जबकि प्रभाव जो होता है वो एक व्यक्तिगत तत्व होता है, अमूर्त होता है और अस्पष्ट है वो होता है। तो ये था शक्ति और प्रभाव में अंतर। एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कई बार शक्ति और सत्ता दोनों को भी एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है, जबकि ये भी सही नहीं है। शक्ति और सत्ता में भी पर्याप्त अंतर है वो होता है। शक्ति दमन का एक यंत्र है और यह दमन पर आधारित होती है, जबकि सत्ता जो है वह जन सहमति पर आधारित है वो होती है। शक्ति को जब जन सहमति प्राप्त होती है तभी शक्ति है वो सत्ता का रूप धारण है वो करती है। सत्ता संस्थागत होने के कारण अपने क्षेत्र और प्रभाव से निश्चित होती है, जबकि शक्ति में स्पष्टता और निश्चितता का अभाव है वो देखने को मिलता है। अब अपन चर्चा करते हैं शक्ति के विभिन्न प्रकारों की या शक्ति के विभिन्न रूपों की। तो शक्ति के अनेक रूपों की पहचान है वो की गई है। शक्ति का अर्थ अभी मैंने आपको बताया था, दूसरे व्यक्तियों पर प्रभुत्व की स्थिति, और वो प्रभुत्व है वो कई तत्वों के आधार पर वो होता है। उसी के आधार पर शक्ति के कई रूपों की पहचान की गई है, जिनमें राजनीति विज्ञान में शक्ति के जिस रूप की चर्चा होती है वो है राजनीतिक शक्ति। इसके अलावा शक्ति का जो दूसरा रूप है वह है आर्थिक शक्ति। धन संपन्नता के आधार पर जब प्रभुत्व की स्थिति होती है तो वो आर्थिक शक्ति कहलाती है। अगला है शक्ति का रूप वो है सैन्य शक्ति। सैन्य क्षमताओं के आधार पर जो प्रभुत्व की स्थिति होती है तो वो सैन्य शक्ति कहलाती है। शक्ति का अगला रूप है धार्मिक शक्ति। धर्म के आधार पर प्रभुत्व की जो स्थिति होती है वो धार्मिक शक्ति कहलाती है। जैसे पोप की जो शक्ति थी वो इस श्रेणी की अपन मान सकते हैं। शक्ति का अगला रूप है राष्ट्रीय शक्ति। एक राष्ट्र की विभिन्न जो तत्वों के आधार पर जो शक्ति का सामूहिक रूप होता है वो राष्ट्रीय शक्ति कहलाती है। और आखिरी शक्ति का रूप है वह है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। अब अपन जानेंगे शक्ति के स्रोत। शक्ति के स्रोत क्या क्या हैं। शक्ति का जो पहला स्रोत माना जाता है वह होता है ज्ञान। ज्ञान शक्ति का प्रथम स्रोत माना जाता है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार से संचालित किया जाता है कि वे शक्ति के साधन बन जाते हैं। शक्ति का जो दूसरा स्रोत है वो माना जाता है आर्थिक स्रोत को, और
आर्थिक स्रोतों के माध्यम से यानी धन संपत्ति और भौतिक संपदा के माध्यम से भी शक्ति जो है वो सृजित है वो होती है। शक्ति का एक स्रोत संगठन को भी माना जाता है, क्योंकि संगठन भी अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो होता है। शक्ति का एक स्रोत प्रभाव को भी माना जाता है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि वो स्वयं शक्ति का स्रोत है वो बन जाता है। शक्ति का एक स्रोत सत्ता को भी है वो माना जाता है, क्योंकि सत्ता से ही शक्ति है वो निकलती है। इसके अलावा धर्म, प्रेम और किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व वो भी शक्ति का एक स्रोत है वो माना जाता है। अब अपन चर्चा करेंगे शक्ति को प्रयोग में लाने के साधन या तरीके। शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे पहला जो साधन या तरीका है वह होता है समझाना। शक्ति को प्रयोग में लाने का यह सबसे पहला और आसान तरीका होता है। किसी भी व्यक्ति को समझा बुझाकर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने का जो तरीका है वही समझाना कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का जो आधार है वो समझाने की विधि ही है होती है। शक्ति के प्रयोग का जो दूसरा साधन या तरीका होता है वह होता है प्रलोभन। किसी के व्यक्ति के आचरण को धन संपत्ति और पुरस्कार देकर अपने अनुकूल बनाने का जो साधन होता है वो प्रलोभन कहलाता है। शक्ति के प्रयोग का अगला जो साधन है वह है दंड। शक्ति को प्रयोग में लाने का यह जो है एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसके माध्यम से दंड या बल प्रयोग की धमकी देकर दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाया जाता है। और शक्ति के प्रयोग का अंतिम साधन है बल प्रयोग। शक्ति को प्रयोग में लाने का जो अंतिम तरीका है वह बल प्रयोग है। दंड और बल में अंतर होता है। दंड केवल धमकी होती है, जबकि धमकी को जब अमल में लाया जाता है तो वह बल प्रयोग में बदल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे उग्र रूप जो होता है वो युद्ध है वो होता है। और बल प्रयोग जो है वो शक्ति के प्रयोग का एक अंतिम चरण है वो होता है। तो ये हैं शक्ति को प्रयोग में लाने के साधन। और अब अंत में अपन चर्चा करेंगे शक्ति के प्रयोग की सीमाएं, कि शक्ति किस सीमा तक प्रयोग में लाई जा सकती है। तो देखिए, शक्ति जो है वो असीमित नहीं होती। शक्ति के प्रयोग की अपनी कुछ सीमाएं हैं वो होती हैं, और उस सीमाओं को है वो नहीं लांघा जा सकता। तो शक्ति के प्रयोग की अनेक सीमाएं हैं वो बताई जाती हैं, जिनमें पहली जो सीमा है वो होती है नैतिकता। कोई भी शक्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है वह शक्ति के प्रयोग में लाते समय नैतिक मान्यताओं और नैतिकता के मापदंडों को भी ध्यान में रखता है। वो उनको पार करने का प्रयास नहीं करता। इसके अलावा लोकाचार जो होता है वो भी शक्ति के प्रयोग को सीमित करता है। एक होता है जनमत बहुत शक्तिशाली होता है, और आधुनिक लोकतंत्र के युग में जो जनमत के विरुद्ध जाकर कोई भी शासक जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो जनमत भी जो है शक्ति के प्रयोग पर एक सीमा आरोपित है वो करता है। इसके अलावा प्राचीन परंपराएं और रूढ़ियाँ वो भी शक्ति के प्रयोग को सीमित करती है। कोई भी शासक चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, वो प्राचीन परंपराओं के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। शक्ति के प्रयोग की एक सीमा होती है धर्म। भले ही कोई राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष क्यों न हो, लेकिन कोई भी शासक जो है वो धार्मिक मान्यताओं के विपरीत जाकर कार्य नहीं कर सकता। यानी धर्म भी शक्ति के प्रयोग पर एक हद तक जो सीमा है वो आरोपित करता है। इसके अलावा राजनीतिक चेतना और दबाव समूहों का दबाव भी शक्ति के प्रयोग को सीमित है वो करता है। तो ये हैं शक्ति के प्रयोग की विभिन्न सीमाएं। धन्यवाद।